बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना फिजिक्स फर्स्ट ईयर का नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर 6 जो कि है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इस स्टूडेंट्स इस चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट के अंदर बेसिकली हम अपनी गैसेस का जो पोर्शन है वो देखेंगे। प्रीवियस यूनिट के अंदर हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स को स्टडी किया। अब हम इस यूनिट के अंदर पहले हम गैसेस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, उनके लॉज देखेंगे। उसके बाद हीट की मदद से कैसे मोशन पे इफेक्ट होता है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, हीट की मदद से हरकत, वो वाला हम पूरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज वगैरह उसमें देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो पहला टॉपिक है ये है assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये बड़ी फेमस थ्योरी है, याद रखें। जब मैं टॉपिक समझा रहा होता हूँ तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार वीडियो पूरी जरूर देखा करें, क्योंकि 99% टाइम्स मैं जो है ना वो कंफ्यूजन एंड तक क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लिया करें, लेकिन वीडियोस को पूरा जरूर देखा करें। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी है बेसिकली ये गैसेस के पार्टिकल्स की मोशन, यानी कि जिस तरह के पार्टिकल से वो बनी है और उनकी हरकत की बेस के उनकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना वो बताती है। मैक्रोस्कोपिक से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? उनका टेम्परेचर, ठीक है, उनकी प्रेशर, उनका वॉल्यूम, उनकी एनर्जी के बारे में क्या करती है, बताती है। लेकिन ये एक जनरल व्यू है। ठीक है, ये रियल गैसेस पे ओबे नहीं होती, ये आइडियल गैसेस पे क्या होती है स्टूडेंट्स, ओबे होती है। ठीक है, और हमें ये ऊपरी व्यू देती है, हमें ये डीप इनसाइड व्यू उसका नहीं देती। क्यों? इसके अंदर ढेर सारी लिमिटेशंस है। इसकी कुछ लिमिटेशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें बाद में क्या करनी पड़ती है, रियल गैसेस के लिए चेंजिंग करनी पड़ती है। तो हम इसके पॉइंट्स देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको इसके 6-7 पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगर ये कहीं चार्ट में भी आ जाता है तो आपने ये लाजमी 6-7 पॉइंट्स इसके लिखने होते हैं। वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन जो बुक के अंदर मेंशन्ड है स्टूडेंट्स वो यहीं तक है। ठीक है, तो फर्स्ट है जी कांस्टेंट रैंडम मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, उनकी मोशन कैसे होती है? परपेचुअल। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कभी ना रुकने वाली। ऐसा नहीं है कि जी गैस का मॉलिक्यूल है, वो ये कंटेनर के अंदर गैस का मॉलिक्यूल है, ये बेचारा इधर गया, टकराया, वापिस आया, थोड़ी देर बाद थक गया, रुक गया। नहीं, ये थकेगा और रुकेगा नहीं, ये परपेचुअल हमेशा चलने वाली इसकी क्या होगी, मोशन होगी। ठीक है, फिर लीनियर होगी। लीनियर से क्या मुराद है? जैसे एक स्ट्रेट लाइन में टकरा रहा है, अगर ये जा रहा है किसी दूसरे से टकराया, ठीक है, यहां दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा गया, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मे बी इधर चला जाए और रेड वाला टकरा के ऊपर चला जाए। ठीक है, तो कोलिजन से इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। अदरवाइज ये जिस लाइन में जा रहे हैं उसी लाइन में जाते रहेंगे, बजाय इसके कि बेचारा कांप कांप के ऐसे जा रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये लीनियर होगी। और रैंडम मोशन, रैंडम मोशन से क्या मुराद है कि किसी मॉलिक्यूल का रुख ऊपर की तरफ, किसी मॉलिक्यूल का रुख नीचे की तरफ, किसी मॉलिक्यूल का रुख साइड पे, किसी का राइट साइड पे। ठीक है, जिसका जहां दिल करेगा उसने वहां पे मुंह उठाया हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक तो परपेचुअल, कभी ना रुकने वाली, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सिर्फ टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज होगी। दूसरा रैंडम मोशन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो the volume of gas molecules is negligible as compared to volume of gas, बचा क्या है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, अच्छा ये मैं चीज समझाता हूं। यही वाला कंटेनर, मोशन को एक बार भूलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ये मोशन में है, लेकिन इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उन सारों को मैं इस कॉर्नर में इकट्ठा कर लूं, ये मैं इसके मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं। ठीक है, ये तो फिर मैं जो मार्कर की वजह से बड़े बड़े बनाने पड़ रहे हैं, मैंने इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन सारों को क्या कर लिया, यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, दूसरे का वॉल्यूम, सारा का वॉल्यूम को ऐड करें तो इनके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, ये देखिए पूरी गैस का वॉल्यूम इतना था। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ये तो मैंने बनाया, अभी इनमें गैप है, ये बिल्कुल इकट्ठा कर दें तो इनके वॉल्यूम इस गैस के वॉल्यूम की निस्बत नेग्लिजिबल है। मतलब
गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम आप समझे है ही नहीं, वो इतने छोटे हैं, सारे के सारे इतनी सी जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। जो एक रूम के अंदर फैले हुए अगर हम उन्हें चाहें तो कितनी सी जगह पे ये इकट्ठे हो सकते हैं, इतनी सी जगह पे स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि दे गैस मॉलिक्यूल्स do not exert any force of attraction or repulsion on each other। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब है स्टूडेंट्स कि इसी कंटेनर के अंदर, यही कंटेनर मैंने इस्तेमाल करना है सारे इस लेक्चर के अंदर। देखें, अगर एक गैस मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ये गैस का मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये इसको धक्का मारे वो थोड़ा सा उधर, कोलाइड करके तो इधर उधर जाएंगे बगैर कोलिजन के। अगर ये ऐसे जा रहा है, इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ना ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। अगर स्टूडेंट्स ये अट्रैक्ट कर रहे होते तो सीधा जाते जाते ये ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और ये टकरा जाते, या अगर ये रिपेल कर रहे होते तो सीधा जाते जाते ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर। तो ना ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ना ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये दोनों केसेस नहीं, बल्कि इनके दरमियान में कोई फोर्सेस नहीं है। अगर ये बिल्कुल साथ साथ भी जा रहे हैं ना कहीं पे, तो ये हमेशा ऐसे साथ साथ जाते रहेंगे। ये ना एक दूसरे को खींचेंगे ना एक दूसरे को दफा करेंगे, जिसको हम कहते हैं रिपल्जन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। मतलब इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ फोर्स कब लगाते हैं, दे अप्लाई फोर्स on each other only when they collide। जब ये टकराते हैं तो फिर फोर्स लगाते हैं। अगर ये टकरा नहीं रहे होंगे तो बिल्कुल साथ से गुजर जाएगा, एक दूसरे को ना खींचेंगे ना एक दूसरे को दफा करेंगे। ठीक है, दूसरा फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन से क्या मुराद है, जब ये टकराते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, कोलिजन्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी, बल्कि आप लिखे टोटल लिखे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल्स हैं रिमेन्स कांस्टेंट। यही इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो थ्योरी है ना, याद रखें आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़नी है। बिल्कुल इसी तरह का चैप्टर होगा, बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशंस होगी। ठीक है, तो यहाँ अच्छे से समझ लेंगे तो वहां भी आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, बल्कि वहां पे आपको समझना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इनकी कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। स्टूडेंट्स, इससे क्या चीज पता चलती है, अगर तो ये टकरा टकरा के इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती होती, तो ये जो दीवारों से टकरा रहे हैं दूसरे, थोड़ी देर के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि इनकी हरकत ही खत्म हो जाती है। जबकि हमने तो कहा कि इनकी परपेचुअल मोशन है, कभी ना रुकने वाली। कभी ना रुकने वाली कौन से थे, जिनके पास हमेशा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हमेशा क्या करते हैं, चलते रहते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो इनके कोलिजन है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिफ्थ देखें, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गैस के जो पार्टिकल्स है ना, किसी भी गैस के, वो थोड़ी सी जगह पे भी हो, इवन ए स्मॉल वॉल्यूम गैस हैज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब लाखों करोड़ों में, मतलब वो जो मोल्स लेते हैं ना, 6.02 10⁻23। अब अगर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के 16 ग्राम भी है ना, ठीक है, तो उस 16 ग्राम में इतने पार्टिकल्स हैं। ये एक मोल, जिसको गिनने के लिए हमारे सुपर कंप्यूटर को भी पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, एक आप और मैं तो इनको गिन ही नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ 16 ग्राम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो इतने लार्ज नंबर्स जहां पे भी आते हैं ना स्टूडेंट्स, वहां पे हम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, हम इनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज निकालते हैं, हम इन पे समेशन के फार्मूलाज लगाते हैं। ठीक है, तो हम अपना सारा जो स्टैटिस्टिकल सिंपल मैथ नहीं, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, डाटा की मदद से। ओके,
ये जब हम करेंगे तब आपको इंशाल्लाह बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ओके, जहां पे भी लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस हो वहां पे हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। जैसे हमारी पॉपुलेशन है ना इंसानों की, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स लगा के हम पता करते हैं कि हर साल कितनी बढ़ रही है। ठीक है, ये तो नहीं करेंगे कि हर साल हम गिन रहे होंगे बैठ के कि हाँ जी इतने बंदे इधर इधर, हाँ 10 सालों बाद गिनते हैं। उन स्टैट्स की बेस पर फिर अगले 10 साल की क्या होती है, प्रिडिक्शन होती है उनके बारे में, उनकी खरीदारी, उनके अजनास की जरूरत, उनके खाने पीने की जरूरत, उनके लिए कितने कपड़े चाहिए, कितना रोजगार चाहिए, कितना मुल्क को मतलब मुख्तलिफ चीजें, बिजली और पानी की जरूरत वहां पे होती है। तो ये सारा किससे फिर कैलकुलेट होता है, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, गैस के जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, कभी आपने नोट किया है जब गुब्बारा होता है उसको हम क्या करते हैं, धूप में अगर रखे ना कोई भी सिंपल एयर भर के, वो फट जाता है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वो गुब्बारे की दीवारों के साथ जोर जोर से टकराते हैं तो गुब्बारा क्या करता है, फट जाता है। सिमिलरली ये जो सिलेंडर्स होते हैं अगर इनको बहुत ज्यादा हिलाएं तो बेसिकली उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो वो दीवारों के साथ जोर जोर से टकराते हैं, या फिर सिलेंडर धूप में पड़ा हो या सिलेंडर वाले रूम में कहीं आग लग जाए तो फिर सिलेंडर मजीद क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। क्यों, वो टेम्परेचर की वजह से उनके गैस मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड से हरकत करते हैं, स्पीड से हरकत करेंगे, वो सिलेंडर की दीवारों से जोर जोर से टकराएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर उसको सिलेंडर को फाड़ देते हैं। ओके, तो अगर टेम्परेचर कम होगा, अब सर्दियां हैं जैसे सर्दियों में सिलेंडर फटने के वाकयात क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, गर्मियों में ये सिलेंडर फटने के वाकयात ज्यादा होते हैं। वजह यही है, टेम्परेचर कम होने की वजह से सर्दियों में काइनेटिक एनर्जी कम होती है। फिर कभी आपने देखा हो होटल्स वाले क्या करते हैं, सिलेंडर्स के नीचे वो पानी गर्म करके ना वो रखते हैं, उसमें सिलेंडर रखते हैं ताकि कुछ ना कुछ गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़े और गैस पाइप से चूल्हे तक आए। अदरवाइज गैस इतनी ठंडी हो चुकी है टेम्परेचर की वजह से स्टूडेंट्स कि वो बिल्कुल जो है ना प्रेशर अपना कम कर देती है। ये जो चीज और ये चीज तकरीबन एक ही है। प्रेशर ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, गैस का जो प्रेशर होता है ना, हम कहते हैं इसका प्रेशर ज्यादा है इसका प्रेशर कम है। वो प्रेशर किस वजह से होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिलेंडर की दीवारों से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टकरा रहे होते हैं। हर वक्त इसके साथ कोई इधर से टकरा रहा है, कोई इधर से टकरा रहा है। ठीक है, हर डायरेक्शन में। ये तो आपको पता है लार्ज नंबर, ये तो 10-12 बनाए ना, तो खुद सोचे जब 10 की पावर 23 तक यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो तो हर वक्त दीवारों से हर जगह पे तकरीबन बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे। फिर ये इन कोलिजन की वजह से गैस का क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, ड्यू प्रेशर इज a gas is due to collision of particles with walls of container। जिस भी चीज में उसको रखा तो उसके दीवारों के साथ टकराने की वजह से गैस का क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब ये टकराते हैं तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसके यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। ओके, आप खुद सोचें जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा जोर से टकराएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा तो वहां पे फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, तो गैस का प्रेशर स्टूडेंट्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। लास्ट इसका पॉइंट है स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ कोलिजन, के टकराने का टाइम। एक जो पार्टिकल है वो ये नहीं कि हर वक्त टकरा ही रहे, इधर उधर उधर इधर इधर, कभी किसी से कभी किसी से, नो, उसके टकराने के दरमियान ढेर सारा टाइम है। क्यों, गैस के बेशक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो स्टूडेंट्स, एक तो उनका जो साइज है ना वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो स्पेस बहुत ज्यादा है, तो वो एक से टकराया तो ऐसा नहीं कि वो फौरन ही क्या करेगा दूसरे से टकरा जाएगा, बल्कि उसको दो कोलिजन्स के दरमियान जो है ना वो ढेर सारा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और वो टकराते भी एक दूसरे के लिए फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है। ऐसा नहीं कि वो जी चिपक ही गया, नहीं, वो बस टकराया और फौरन से क्या हो जाएगा, अलग। हाँ, अब जब उसको अगले मॉलिक्यूल तक जाना है, अगले पार्टिकल तक जाना है, तो उसको ढेर सारा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कोलिजन ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल, दैट इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन इज वेरी लार्ज। दो कोलिजन्स के दरमियान जो टाइम वो क्या है स्टूडेंट्स, ढेर सारा, एज कंपेयर टू द कोलिजन टाइम
इस कुलयन टाइम की निस्बत जो दो कुलयंस के दरमियान जो टाइम है वो स्टूडेंट्स क्या है, ढेर सारा है। ठीक है, याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये आपका एक मैक्रोस्कोपिक व्यू देता है। इसके बरक्स जो रियल गैसेज है ना उसके अंदर काफी ज्यादा जो इन अजम्पशन से क्या होती है, डेविएशन। एक तो ये वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल नहीं होता, दूसरा ये कुछ ना कुछ फोर्सेज भी लगाते हैं। ठीक है, ये भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। ठीक है, ये जो चीजें है ना ये स्टूडेंट्स उन पे क्या करते हैं फिर इफेक्ट, इसके लिए फिर हम इसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो होप्स आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरीज हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।